ओके, चलें जी स्टार्ट करें। सबसे पहले हम करते हैं बीपीपी किट का क्वेश्चन 1.1। ठीक है, और हमने सारे जो हैं कंप्लीट करने, टोटल तकरीबन 45 सवाल हैं इसके। लेकिन मैं कुल मिला के तकरीबन 20-25 हमारे हो ही जाएंगे, 20-25-30। मैं फुल कोशिश करूंगा कि आज हमने जो 45 मिनट्स 50 मिनट्स लगाने उसमें ये हो जाए। ठीक है, ओके। सबसे ठीक पहले है क्वेश्चन 1.1। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्रेडिट सेल इनवॉइस विच अ कस्टमर हैज रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। ठीक है, अब अपने गौर से यहाँ पे पढ़ना है कि हो क्या रहा है। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन, कौन सा ऐसा फंक्शन है किस चीज़ का, ऑफ क्रेडिट सेल इनवॉइस विच अ कस्टमर हैज रिसीव फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर ने जो है कस्टमर को एक इनवॉइस भेजी है और वो है सेल इनवॉइस। इनवॉइस मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, रिमाइंडर फॉर पेमेंट, राइट। रिमाइंडर फॉर पेमेंट का मतलब कि सप्लायर बेसिकली कस्टमर को कह रहे हैं कि आप काइंडली पेमेंट कर दें। ठीक है, उसको रिमाइंड ये करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन इसके साथ सही जाएगी। इट इज़ अ रिसीट फॉर मनी पेड। ठीक है, आई डोंट थिंक सो, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फिर अलग से बात आ जाती है, वो बिल पे बात आ जाती है, राइट। जैसे हम बिल कहते हैं ना, रसीद कहते हैं हम उर्दू में, जैसे हमने कल भी समझा था। जी तो रसीद और जी इनवॉइस जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, जी इट इज़ अ डिमांड फॉर इमीडिएट पेमेंट बाय द सप्लायर, यस हो सकता है ये। बट इमीडिएट का लफ्ज शायद यहाँ पे बहुत इन्फीरियर यूज हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे। और देखते हैं सी डी। जी इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय द कस्टमर। ये भी होता ही है एक तरह से, लेकिन और भी देख लेते हैं। इट इज़ अ डिमांड फॉर पेमेंट विद इन एग्रीड टाइम फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है, यस ये मुझे सही लग जी। रहा है इसका, क्योंकि डी देखें सही बी, लग रहा बी और डी जो है ना काफ़ी मिलते जुलते हैं। लेकिन बी में ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इमीडिएट पेमेंट, आप अभी पेमेंट करें फ़ौरन। ठीक है, तो ये है। आई जी डोंट थिंक इसका आंसर है। करेक्ट आंसर मेरा ख्याल है इसका ऑप्शन डी ही बनेगा, कि सप्लायर साहब जो हैं वो कस्टमर को एक पोलाइट नोटिस देते हैं कि आप काइंडली पेमेंट जल्द से जल्द कर दीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा, ये ओके। अप्रोचिंग द आंसर है, इसको छोड़ दें। हमने तो जस्ट आंसर्स के, अगर कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग है तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब 1.2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ अ क्रेडिट नोट इशूड बाय सप्लायर टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स। ठीक है, मतलब कि कौन सी ऐसी इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जो क्रेडिट नोट हम सप्लायर इशू करता है कस्टमर को, तो आपको याद है कल मैंने आपको समझाया था, डेबिट नोट सवाल होता है और क्रेडिट नोट उसका जवाब होता है, किसकी तरफ से, सप्लायर की तरफ। जवाब। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। अ डिमांड फॉर पेमेंट, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एन एग्रीड अलाउंस विच कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट इनवॉइस पेमेंट, इसका भी कुछ कह नहीं सकते, बाकी पढ़ लेते हैं। अ लोन अवेलेबल टू द कस्टमर, नहीं ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय सप्लायर टू कैंसिल पार्ट और ऑल ऑफ प्रीवियसली इशूड इनवॉइस, यस ये करेक्ट लग रहा है मुझे इसका ऑप्शन। ठीक है, जी तो इसमें बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट जो सप्लायर ने इशू की है, किसके लिए, एक सेकंड, किसके लिए, जो प्रीवियसली इशूड इनवॉइस है उसको सेंड बैक करने के लिए। ठीक है, उसकी अमाउंट माइनस करने के लिए। अच्छा, मुझे काइंडली कंफर्म जी करें, आपको स्क्रीन सही नजर आ रही है मेरी, कोई इशू तो नहीं है। जी सही सर। नो सर, कोई इशू नहीं। अच्छा अच्छा, सही सही सही, ठीक है ठीक है, सही है। ओके, 1.3 अब देखते हैं। 1.3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स। अच्छा, आई थिंक आपकी शायद बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। अब काइंडली माइक म्यूट कर दें, जब भी क्वेश्चन हो आप पूछ लिया करें, ठीक है, ऑन करके। ओके ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द टर्म डेबिट नोट, कि कौन सी ऐसी टर्म है जो डेबिट नोट जो है उसको डिस्क्राइब कर रही है। डेबिट नोट आपको याद है ये क्या होता था, सवाल होता था। ठीक है, और क्रेडिट नोट इसका जवाब होता था। ठीक है, और हमेशा याद रखें, डेबिट नोट इनिशिएट कौन करता है, कस्टमर स्टार्ट करता है। कस्टमर किसको सेंड करता है, सप्लायर को। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कौन सा होगा। इट इज इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर, नहीं सप्लायर तो नहीं देता। इट इज इशूड बाय कस्टमर टू सप्लायर टू रिक्वेस्ट क्रेडिट नोट, यस ये सही लग रहा है, क्योंकि ये जब कस्टमर इशू करेगा सप्लायर को तभी तो हमें जवाब में क्रेडिट नोट आएगा, राइट। इट इज इशूड बाय कस्टमर व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, नहीं। तो आई थिंक मुझे जो सही ऑप्शन लग रहा है इसका, डी भी पढ़ लेते हैं एक नज़र। इट इज इशूड बाय कस्टमर टू सप्लायर टू कैंसिल एन इनवॉइस रिसीव, नहीं ऐसा भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट मुझे लग रहा है। ठीक है, सही है जी, ठीक है। क्योंकि इनवॉइस अगर हम कैंसिल करेंगे तो उसका कोई मकसद नहीं बनता। बेसिकली अगर रिटर्न की यहाँ पे बात करें तो ज़्यादा सही लगती है यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। नो सर। ओके, ठीक है जी। अब 1.4 करते हैं।
अगला वाला, व्हाट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट्स वाला भी टॉपिक हमने नहीं किया, वो मैं ऐसा करता हूँ कल वाली क्लास में ना वो चीज़ करवा देता हूँ। बैंकिंग वाला जो है थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, वो हो सकता है हम जुम्मे वाले दिन देख रहे होंगे। ठीक है, तो कल हम दो टॉपिक्स करेंगे, एक तो सेल्स टैक्स है, एक डिस्काउंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं, ये अभी क्वेश्चन छोड़ दें। एक चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं कि जो हमारा सिलेबस है ना वो ऐसे डिजाइंड है, मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ इस तरह ही करता हूँ कि हमारी जो लाइव क्लासेस है ना वो 100% नहीं होंगी। मतलब कि इसका ये मतलब है कि कुछ टॉपिक्स मैं आपको एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा, ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैं आपको लाइव क्लास में करवाऊंगा। लेकिन डेफिनेटली रिकॉर्डेड में जो इशू आएगा वो तो हम 100% डिस्कस करेंगे ही करेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, क्योंकि जो भी इशू आ रहा होगा वो तो हम लाइव क्लास में ही कवर करेंगे। लेकिन इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी देखें बढ़ जाती है कि कभी कभी टीचर अवेलेबल नहीं होता या कभी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होता, तो कभी कभी रिकॉर्डिंग्स देने से ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट कभी भी देख सकता है उसको। ठीक है, दिन में, रात में, सुबह में, जब टीचर ना भी अवेलेबल हो तब भी। ठीक है, तो ये मिक्स एंड मैच है तकरीबन। आई वुड से कि मैं आपको आधा जो है ना किट के क्वेश्चन तो हम लाइव क्लास में ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और उसके उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग फुल हो जाएगी। ओके, अब देखते हैं 1.5। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स सेल्स टैक्स। ठीक है, अब सेल्स टैक्स का भी एक लेक्चर है, बट यहाँ पे बेसिक पूछ रहे हैं सवाल कि सेल्स टैक्स क्या होता है, किस लिए होता है। अ टैक्स ऑन बिजनेस प्रॉफिट, नहीं ये गलत है। ठीक है, हमारे पास ना, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, FA2 FA1 लेवल पे इसकी इतनी बात नहीं है। जो हमारे पास टैक्स होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सेल्स पे जो लगता है, सही है, और एक होता है जो इनकम पे लगता है। सही है। अब बेसिकली जो इनकम टैक्स होता है ना वो आपने काफ़ी सुना होगा, लोगों की सैलरीज पे लगता है, जो तनख्वाह उनको मिलती होती है, बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, नेट प्रॉफिट जो कमा रहे होते हैं, उस पे लगता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक डिफरेंट चीज़ है, सेल्स टैक्स एक डिफरेंट चीज़ है। सेल्स टैक्स में क्या होता है कि जो भी बिजनेस सेल कर रहा होता है ना उस पर टैक्स लगता है, उसको हम कहते हैं सेल्स टैक्स। अब इनकम टैक्स जो है वो ACCA के सिलेबस में जाके आपका F6 जो एग्जाम है ना उसके अंदर ही आएगा। लेकिन अभी FA1 लेवल पे हमारा सेल्स टैक्स ही चलेगा। ये FA1 में भी चलेगा, FA2 में भी, F3 में भी। ठीक है, फिर जाके आगे F6 के अंदर जाके ये टैक्सेशन आएगी आपकी इनकम टैक्स की। ठीक है, तो बिजनेस प्रॉफिट वाला कौन सा होता है, इनकम टैक्स होता है, सेल्स टैक्स नहीं होता। ओके, तो इसका मतलब ये गलत है। अ टैक्स लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज एडमिनिस्ट्रेड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। यस, ये मुझे थोड़े हद तक सही लग रहा है क्योंकि यहाँ सेल ऑफ गुड्स की बात है, बट और भी पढ़ लेते हैं पहले, CD। A tax levied on sale of goods and services which is administered by the government। अब इसमें और ऑप्शन बी में क्या फ़र्क है, देख लेते हैं। टैक्स लेविड ऑन द सेल ऑफ गुड्स विच इज एडमिनिस्ट्रेड एंड कलेक्टेड, यस, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर्ड है एडमिनिस्टर का, यहाँ पे कौन सा वर्ड है, एडमिनिस्टर एंड कलेक्टेड। अब एडमिनिस्ट्रेड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट देख रही होती है उसको, ऊपर से देख रही होती है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। सही है, सिर्फ गवर्नमेंट देख रही है काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, गवर्नमेंट की कलेक्शन जिम्मेदारी नहीं, ये कह रही है ऑप्शन सी, जो कि गलत है। ठीक है, जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कलेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हम किसी और को तो नहीं दे सकते, गवर्नमेंट को ही देंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब ऑप्शन बी मुझे सही लग रही है। डी भी देख लेते हैं, टैक्स लेविड ऑन सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच ऑल बिजनेसेस मस्ट पे, नहीं ऐसा तो नहीं है। आप F6 में भी जाके देखेंगे आगे, जो सेल्स टैक्स है वो सिर्फ वही बिजनेस पे करते हैं जो टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब टैक्स रजिस्टर्ड होते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिनकी सेल ही तकरीबन 100, 150, 1000 की हो रही है पूरे महीने में या हफ्ते में, उनको तो टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कलेक्ट भी करती है, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स लेना, और कंट्रोल करना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सही है जी। सर। जी जी। सर ये तो अगर हम सेल्स करते हैं तो सेल्स के साथ जो अमाउंट आती है उसके साथ हम हमारे वो सेल टैक्स भी मिलता है सर। और परचेज के साथ तो वो सेल टैक्स वापस मतलब हम जो पैसे देते हैं उनके साथ चला जाता है। तो गवर्नमेंट तो कलेक्ट नहीं करती सर, इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है सर। आई थिंक देखें, सर। बेसिकली इसका आंसर एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, लेकिन कलेक्शन भी जो है ना वो गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन में क्या सर होता है। कलेक्शन तो करते हैं, लेकिन सर रीपे भी रिक्लेम भी तो होती है ना। जी जी, वो भी। अच्छा, मुझे एक काम करें, 2-3 मिनट दें मुझे, एक मुझे कॉल आ रही है, वो मैं अटेंड करके ना मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ठीक है, जस्ट 2-3 मिनट। ओके ठीक ओके, थैंक यू। है, ठीक है सर।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा था कि जो बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट लिखा है ना, गवर्नमेंट कवर्ड का मतलब ये है कि यूके में जो है वो गवर्नमेंट, हर टैक्स एजेंसी को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है, ठीक है, यूके में जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट का नाम है एचएमआरसी, ठीक है, और वो भी गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहा होता है ऑब्वियसली। तो बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का ही काम है कलेक्ट करना भी, और वो आप सही कह रहे हैं, जो परचेज में होता है, इनपुट टैक्स होता है, वो देना भी उन्हीं का काम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिर्फ कंट्रोल नहीं करती। ये ऑब्वियसली कोई प्राइवेट अदारे तो नहीं है ना, एचएमआरसी एफबीआर प्राइवेट तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ओन्ड है, राइट। गवर्नमेंट इनको देख भी रही होती है, और कलेक्शन देखें, टैक्स कहाँ जाता है, गवर्नमेंट को जाता है ना, राइट। तो इसीलिए इसका आई थिंक ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एडमिनिस्टर भी गवर्नमेंट करती है, कलेक्ट भी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सही है। इसका एक नज़र ज़रा ऑप्शन आंसर भी चेक कर लेते हैं, जस्ट मुझे एक सेकंड दें। अच्छा जी, 1.5 है ये, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये सी क्यों आ रहा है यहाँ पे, जस्ट एक दफ़ा फिर से हम देखते हैं। जिस एडमिनिस्ट्रेट देखें यहाँ पे हमारे पास क्या रीज़न दी हुई है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्टर सेल टैक्स बट कलेक्शन वर्क इज डन बाय सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड ट्रेडर हु मस्ट पे ओवर एनी सेल्स टैक्स ड्यू टू द गवर्नमेंट। मतलब कलेक्शन यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, कलेक्शन वर्क इज डन बाय सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड ट्रेडर। इसकी बात की कोई मेक सेंस नहीं करती है, क्योंकि सेल टैक्स रजिस्टर्ड ट्रेडर तो देते हैं पैसा गवर्नमेंट को, कलेक्ट तो नहीं करते ना वो। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल है इसमें यहाँ पे ना इसने इस एस्पेक्ट को देखा, सही है, मुझे समझ आ गई। देखें, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि कलेक्शन का मतलब कस्टमर से कलेक्ट करना, सही है। अब कस्टमर से कलेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट तो नहीं करती ना। उस लिहाज से, अगर उस एस्पेक्ट से हम देखें, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, 100%। ठीक है, कि जो कलेक्शन होती है, मुझे लगा गवर्नमेंट की कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सही है, तो जो कस्टमर की कलेक्शन होती है, वो कौन करता है, वो तो ट्रेडर्स ही करते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं। गवर्नमेंट तो तब लेती है जब कंज्यूमर टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उसके बाद जाके एंड में गवर्नमेंट को पहुंचता है, राइट, ऐसे ही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पे हम सी लगा लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके सर। ओके। जी अब सर। 1.6 देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेमिटेंस एडवाइस, ये मैंने आपको कल बताया था, ये वो ऐसे ही सवाल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है, बिजी सोल ट्रेडर्स को हम देते हैं, और बिजी जो सप्लायर्स होते हैं, इसमें लिखा होता है कि इन इन गुड्स के लिए, इन इन आइटम्स के लिए हमने आपको पेमेंट कर दी है, और एक काइंडली चेक अटैच्ड है या कैश इसके साथ अटैच्ड है, प्लीज फाइंड द अटैच्ड चेक, मतलब इसके साथ हम बता रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही मुझे लग रहा है सही। इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ अमाउंट्स बीइंग पेड। ठीक है, कि किन के लिए अभी हम पेमेंट कर रहे हैं, किन गुड्स के लिए। ओके, ठीक है। अब जी सर। वन सर, पॉइंट जी, डी ऑप्शन अगर डी ऑप्शन आप चेक कर लें। कौन सा वाला? डी इसी में इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ चेक टू बी इशूड। अच्छा अच्छा, ये वाला, इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ चेक्स टू बी इशूड, मतलब कि देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चेक्स इशू करने हैं उनके बारे में ये बताता है, लेकिन ये करने वालों के लिए नहीं होता, जो हम कर चुके होते हैं। बीइंग पेड का मतलब है जो हम पे कर चुके हैं, जो अमाउंट, जो गुड्स अच्छा। हमें मिल गए हैं, जो हम पे कर चुके हैं, उनके लिए जो है ये रेमिटेंस एडवाइस दी जाती है। ओके सही सर, है। क्लियर। ओके, एक सेकेंड। ओके, अब देखते हैं वन नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7, और 1.8 तक मैं कराऊंगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट उस पे जाऊंगा, क्योंकि इसके 45 है ना, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ओके, बुक कीपर ऑफ अ बिजनेस मेक्स द फॉलोइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे इसने एंट्री क्या बनाई हुई है, डेबिट ऑफिस प्रेमिसेस 5 लाख, क्रेडिट पेबल बाय 5 लाख। ठीक है, तो एंट्रीज रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इसके लिए डबल एंट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, बताना है कि किस चीज़ की है, इसकी नरेशन क्या है इस डबल एंट्री की। ठीक है, बिजनेस हैज टेकन आउट बैंक लोन टू रीफर्बिश द हेड ऑफिस,
अगर बैंक लोन होता तो डेबिट हम कैश कर रहे होते ना, प्रीमिसेस क्यों करें डेबिट। सही है। बी देखते हैं, द बिजनेस हैज पेड एन आउटस्टैंडिंग इनवॉइस फॉर रिपेयर्स टू ऑफिस प्रीमिसेस। ठीक है। सी और डी भी देखते हैं पहले, बिजनेस हैज परचेज्ड अ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट। यस, ये हो सकता है, इसका सी हो सकता है। बिजनेस हैज परचेज नॉन करंट एसेट, कैश पे तो नहीं लिया क्योंकि पेबल क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे। सही है। ए भी मुझे लगता है ये भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर लोन लिया होता तो किसी किस्म का कैश तो मिला होता हमें, तो डेबिट कैश या बैंक करना चाहिए था। बी देख लेते हैं, बिजनेस हैज पेड आउटस्टैंडिंग इनवॉइस फॉर रिपेयर्स टू ऑफिस प्रेमिसेस। तो अगर उसने आउटस्टैंडिंग इनवॉइस पे कर दिया है तो यहाँ पे भी क्रेडिट कैश होना चाहिए था, पेबल्स तो नहीं, क्योंकि पेबल्स का ये मतलब है कि हम अभी इसको होल्ड कर दिया, हमने पे करना है फ्यूचर में। ठीक है। तो इस तरह के साइंस आप पकड़ के बेसिकली क्वेश्चन हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका मुझे करेक्ट लग रहा है, 1.7 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है जी, क्लियर है आपको। जी सर। ओके, आंसर में भी मैंने चेक कर लिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, 1.8 देखते हैं, इसका लास्ट वाला, फिर हम अगले पार्ट पे चलेंगे। एक्स कंपनी परचेजेस गुड विद लिस्ट प्राइस ऑफ 100,000। ये भी डिस्काउंट का सवाल है, इसको भी जो है ना अभी छोड़ दें आप, ये हम एक ही दफ़ा करेंगे जब हम डिस्काउंट वाले सर टॉपिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.9 करवा दे। अच्छा, 1.9 कर लेते हैं, चलें, सही है। 1.9 है, एक्स स्टार्ट अ बिजनेस विद $50,000 कैश, बाइंग इन्वेंट्री ऑफ $10,000 फ्रॉम कैश, एंड पेइंग बिजनेस एक्सपेंस ऑफ $1,000। इन्वेंट्री इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 5,000। फॉलोइंग दीज ट्रांजेक्शन्स व्हाट इज कैपिटल ऑफ एक्स बिजनेस। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, हमने कैपिटल ढूंढना है। सही है। और यहाँ पे हमें एसेट की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो बेसिकली ये सवाल जो है ये हमारे पास किस चीज़ का है, अकाउंटिंग इक्वेशन का है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो हमें कैपिटल ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। राइट, ऐसे ही है। अब पहले तो एसेट्स आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से एसेट्स हैं। सबसे पहला एसेट तो ये देखें, 50,000 कैश, क्योंकि हर पार्ट के आप जरा डबल एंट्री यहाँ पे देखें। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है कैश से, तो एंट्री क्या होती है, डेबिट कैश, क्रेडिट कैपिटल। राइट, ऐसी है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको नोटबुक पे करता हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, तो इधर ही इसको करते हैं। ये देखें, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन का मैं इफेक्ट यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है। अब पहली ट्रांजैक्शन क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश से। ठीक है। तो इससे क्या होता है, कैश भी बढ़ता है, सॉरी सॉरी, ये एसेट में कैश भी बढ़ेगा। सही है। और दूसरी साइड पे कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कैपिटल डेबिट कैश इसकी एंट्री होती है ना, और लाइबिलिटी वैसे की वैसी रहेगी। तो इसका मतलब 50,000 इज इक्वल टू 50,000, बिल्कुल सही इक्वेशन है हमारी। ठीक है। नंबर 2 देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है उसने इन्वेंट्री बाय की 10,000 फ्रॉम कैश, कैश से उसने इन्वेंट्री बाय की। ठीक है। तो इसका मतलब एसेट उसके पास एक तरह से आ रहा है। ठीक है। और इसी हाथ से उसका एसेट एक जा रहा है, कैसे, ये देखें, डेबिट वो क्या करेगा, इन्वेंट्री उसकी बढ़ रही है। राइट, एक साइड से उसकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, एक साइड से उसका कैश रिड्यूस हो रहा है। और आपको पता है इन्वेंट्री भी करंट एसेट है, कैश भी करंट एसेट है। ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। कैपिटल में कुछ भी नहीं है, लाइबिलिटी में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो 10,000 से इन्वेंट्री आई, 10,000 से कैश गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड लेवल पे क्या है, पेइंग बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ 1,000। उसने एक्सपेंसेस पे किए हैं कितने के, 1,000 के। ठीक है। अब एक चीज याद रखें, एक्सपेंसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ आएंगे, हमेशा हमेशा याद रखें, एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल के अंदर आएंगे। ठीक है, कैपिटल के अंदर। कैपिटल के अंदर क्यों आएंगे, क्योंकि हमेशा याद रखें कि आपको याद है कल भी मैंने आपको बताया था कि, अच्छा नहीं नहीं, वो किसी और स्टूडेंट को था। कैपिटल में बेसिकली हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर, उसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सही है। तो कैपिटल में बेसिकली क्या आता है, इसमें ओपनिंग कैपिटल आ जाता है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। एडिशनल कैपिटल आ जाता है, जो आपने नया कैपिटल लगाया है पूरे साल में। ठीक है। इसके अलावा और क्या आता है इसमें, प्रॉफिट इसमें आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी साल का प्रॉफिट लॉस होता है ना वो इसमें आ जाता है।
ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी इसमें आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वाला फिगर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। कैपिटल का अकाउंट मैं बनवाऊंगा जब हम टॉपिक ये करेंगे। तो होता ये है कि हमारे एक्सपेंसेस हमेशा याद रखें कैपिटल के अंदर क्या होते हैं, कैपिटल के अंदर माइनस होते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर मैं कैपिटल का चलें टी अकाउंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखें, ये कैपिटल है। ठीक है। अब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, यहाँ पे। ये अब अगर आप बनाना चाहें आप बना भी सकते हैं अपने पास नोट्स में। ठीक है, इसको डिटेल में हम आगे करेंगे। ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे क्यों है, क्योंकि ग्रुप टू की आइटम है, आपको याद है लेक्चर डे वन वाले से। ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्यों है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड पे आता है। उसके अलावा एक ड्राइंग्स का वर्ड है, ये भी यहाँ पे आता है। ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो आप कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कोई एक्सपेंस निकाल रहे हैं, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, क्योंकि ड्रॉ करने का मतलब है कि कुछ निकालना किसी चीज़ में से। ओके। अब उसके अलावा एडिशनल कैपिटल जो है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कैपिटल को बढ़ा रहे हैं ना, तो जो भी चीज़ें बढ़ा रही हैं वो क्रेडिट साइड पे आ रही हैं। ओके। अब इसके अलावा हमारे पास अगर प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पे आता है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है। थोड़ी सी टी अकाउंट से हट के बात है, लेकिन आपको काफ़ी फायदा ये देगी आगे भी। ठीक है। लॉस है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। तो मैंने बेसिकली एक्सपेंस को यहाँ से माइनस क्यों किया है, क्योंकि ये लॉस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, जब भी एक्सपेंस होता है उससे प्रॉफिट घटता है ना, नीचे होता है। तो अगर प्रॉफिट घटेगा तो इसका मतलब कैपिटल भी नीचे होगा। सही है, तो ये इसका मीनिंग है। अब देखते हैं जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है। पेइंग बिजनेस एक्सपेंसेस ऑफ 1,000। ओके, तो इससे क्या होगा, कैपिटल भी 1,000 से डिक्रीज होएगा। ओके। और हम कैश पे करें ना साथ, एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश। तो कैश भी नीचे हो रहा है और एक्सपेंस जो है वो कहाँ से नीचे हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में से, क्योंकि और उसका कोई जरिया नहीं है ऑब्वियसली। और एसेट भी हम किससे करेंगे, -1,000। और लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई है, ये मैं फिर से कर दूं एक्सप्लेन। जी सर, समझाइए। ओके, सही है। अब आगे देखते हैं, इन्वेंट्रीज परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 5,000। मजीद इन्वेंट्री आई है कितने पे, 5,000 क्रेडिट पे। तो इसमें क्या होगा कि एसेट हमारा बढ़ रहा है एक साइड पे, एसेट इज इंक्रीजिंग। ठीक है। और एक साइड पे हमारा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ी है साथ, क्योंकि डेबिट, क्या हमारी एंट्री हुई है, डेबिट परचेज क्रेडिट पेबल। तो पेबल भी यहाँ पे बढ़ है, पेबल एक लाइबिलिटी होती है, और इन्वेंट्री भी बढ़ी है। तो ये भी, इसका भी इफेक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। ये फोर्थ वाली होगी। हमने यहाँ पे क्या बताना है, हमने बताना है यहाँ पे कैपिटल इसका। सही है। अब देखें, 50,000 में से 1,000 जो है माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 49,000। देखते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस करी है या नहीं करी। अब इसका इफेक्ट जीरो है। ठीक है। 50,000 में से 1,000 निकाल दें, 49,000। 49,000 में 5,000 प्लस कर दें, 54,000। ठीक है। और लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ एक क्या चीज़ है, ये 5,000। ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखें बिल्कुल हमारी इक्वेशन सेम आ रही है। 54,000 में से 5 निकलते हैं तो क्या आता है, 49 आता है। दैट मीन्स हमारा कैपिटल का क्या बैलेंस है, 49,000 बैलेंस है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट होएगा। तो इस तरह हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के जो सवाल हैं वो होंगे। ओके, सही है, क्लियर है आपको। जी सर, गॉट इट। ओके। अब 1-2 मिनट की ब्रेक ज़रा लेते हैं छोटी सी, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे ज़रा चलते हैं। अच्छा, इसके पार्ट्स तो वैसे हैं नहीं, एक ही कंटिन्यूएशन में है सारा। सही है, सही है। तो मैं अभी क्वेश्चन कंटिन्यू जी। करता हूँ, जस्ट 1-2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर 10 ऑनवर्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके।